नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद है। हम बात करेंगे उन 21 महीनों की जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर एक तरह से कहें तो ग्रहण लग गया था। तो चलिए सीधे चलते हैं उस एक रात में जब सब कुछ बदल गया। एक ऐसी रात जिसने भारत के पूरे पॉलिटिकल और सोशल ताने बाने को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख 25 जून 1975। ये वो तारीख है जो इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है। सोचिए, सिर्फ एक रात में पूरे देश की तकदीर बदल दी गई। जब भारत अगली सुबह जागा ना, तो वो एक बिल्कुल अलग देश था। हुआ क्या था? आधी रात के अंधेरे में जितने भी बड़े विपक्षी नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस की आवाज को दबाने के लिए अखबारों के दफ्तरों की बिजली तक काट दी गई। और सबसे बड़ी बात, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक नागरिक के, वो छीन लिए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि भारत जो इतना वाइब्रेंट लोकतंत्र था, आखिर इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? मतलब ऐसा क्या हुआ? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। इस पूरी कहानी के सेंटर में है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उनका जो पॉलिटिकल सफर था वो काफी कह सकते हैं ड्रामेटिक था, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनके दो निकनेम्स को देखना। तो देखिए, जब 1966 में इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली तो कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें चुना था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनके इशारों पर चलेंगी। राम मनोहर लोहिया जैसे उनके आलोचक तो उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहने लगे थे। लेकिन फिर आया 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, और भारत की उस शानदार जीत के बाद वही लोग, यहां तक कि विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी तक, उन्हें दुर्गा का अवतार कहने लगे। मतलब ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था। तो ये बदलाव आया कैसे? इसके पीछे थी उनकी कुछ बहुत ही बोल्ड और पॉपुलिस्ट नीतियां, जैसे 1969 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन, फिर 1971 में जो शाही परिवार थे उनके प्रिवी पर्स यानी जो स्पेशल पेमेंट उन्हें मिलती थी, उसे खत्म कर दिया। और हाँ, उनका वो मशहूर नारा, गरीबी हटाओ। इन सब कदमों ने ना उन्हें सीधे आम जनता से जोड़ दिया। उनकी इमेज एक ऐसे लीडर की बन गई जो गरीबों के लिए पूरे सिस्टम से लड़ रही है। लेकिन एक तरफ जहां इंदिरा गांधी की पावर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक और टकराव जन्म ले रहा था। और ये टकराव था उनकी सरकार और भारत की न्यायपालिका के बीच, सत्ता के लिए एक सीधी लड़ाई। और यहां ना एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न बनने लगा था। होता यह था कि सरकार कोई बड़ा कानून लाती, मान लीजिए बैंक नेशनलाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट उसे यह कहकर रद्द कर देता कि यह तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। और फिर सरकार क्या करती? वो कोर्ट के फैसले को ही पलटने के लिए संविधान में ही बदलाव कर देती। मतलब ये एक सीधी लड़ाई थी कि आखिर देश में सबसे ऊपर कौन है, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट। इस लड़ाई का क्लाइमैक्स आया 1973 में। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन या मूल संरचना सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देखो, पार्लियामेंट सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वो संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान की जो बुनियादी आत्मा है, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, उसे नहीं बदल सकती। ये सरकार की बढ़ती ताकत पर जुडिशरी की तरफ से लगाया गया एक बहुत बड़ा ब्रेक था। तो एक तरफ सरकार और कोर्ट के बीच ये खींचतान चल रही थी, और दूसरी तरफ देश की सड़कों पर एक अलग ही आग सुलग रही थी। सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर जो उथल पुथल थी, उसने एक बहुत बड़े जन आंदोलन को जन्म दे दिया था। देखिए, 1971 की लड़ाई का बहुत बड़ा बोझ इकॉनमी पर पड़ा था। ऊपर से सूखा पड़ गया, महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, और फिर 1973 में आ गया ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। इन सब ने मिलकर हालात बहुत खराब कर दिए थे। और सोने पे सुहागा, सरकार पर करप्शन के आरोप लग रहे थे, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क रहा था। मतलब देश एक तरह से एक विस्फोटक मोड़ पर खड़ा था। इस गुस्से की पहली चिंगारी दिखी गुजरात में। वहां स्टूडेंट्स ने नवनिर्माण आंदोलन चलाया और राज्य सरकार को गिरा दिया, और ये लहर ना पूरे देश में फैल गई। बिहार में वेटरन फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण, जिन्हें सब जेपी कहते थे, उन्होंने करप्शन के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और फिर मई 1974 में एक बहुत बड़ी रेलवे हड़ताल हुई, जिसने पूरे देश को हफ्तों तक के लिए रोक दिया। और इस पूरे आंदोलन का चेहरा बन गए जयप्रकाश नारायण। रामधारी सिंह दिनकर की कविता की एक लाइन उनका नारा बन गई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये इंदिरा गांधी की सत्ता के लिए एक खुली चुनौती थी।
और इसी विस्फोटक माहौल के बीच कुछ ऐसी चीजें हुईं जिन्होंने देश को सीधे इमरजेंसी के अंधेरे में धकेल दिया। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया और उनका इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पीएम बने रहने तो दिया, पर संसद में वोटिंग का अधिकार छीन लिया। इसके जवाब में जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली की और सेना पुलिस से अपील की कि वो सरकार के असंवैधानिक आदेशों को ना माने। बस सरकार के लिए ये आखिरी लाइन थी जो क्रॉस हो चुकी थी। इमरजेंसी लगते ही सरकार ने जो एक्शन लिया वो अभूतपूर्व था। जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, इन जैसे बड़े बड़े नेताओं समेत 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को, जिनमें एक्टिविस्ट और पत्रकार भी शामिल थे, रातों रात बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी के दौरान जो सबसे ज्यादा भयानक चीजें हुईं, उनमें से एक था जबरन नसबबंदी का अभियान। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर 80 लाख से भी ज्यादा लोगों की जबरदस्ती नसबबंदी कर दी गई। इस एक चीज ने पूरे देश में डर और आतंक का माहौल बना दिया। तो उन 21 महीनों में आम जिंदगी कैसी हो गई थी? प्रेस की आज़ादी तो खत्म ही हो चुकी थी। कुछ भी छापने से पहले सरकार से पूछना पड़ता था। कई अखबारों ने तो विरोध में अपने एडिटोरियल पेज खाली छोड़ने शुरू कर दिए। आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे कई संगठनों को बैन कर दिया गया। चुनाव टाल दिए गए, हड़तालों पर रोक लग गई। सच पूछिए तो डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया गया था। फिर लगभग 2 साल बाद जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने चुनाव का ऐलान कर दिया। शायद उन्हें लगा कि वो जीत जाएंगी, लेकिन जनता का फैसला कुछ और ही था। कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी भी अपनी सीट हार गए, और जनता पार्टी, जो कि सारे विपक्षी दलों का एक गठबंधन थी, उसने जबरदस्त बहुमत से जीत हासिल की। ये भारत के इतिहास में पहली बार था कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। लोकतंत्र की वापसी हो चुकी थी। इमरजेंसी का ये पूरा दौर जो है ना, ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। सवाल ये है कि किसी भी लोकतंत्र को तानाशाही बनने से रोकने के लिए कौन से सेफ्टी गार्ड्स, कौन से गार्ड रेल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कल था।